देखिए ये हमारा, अब हम लोग देखते हैं एक एक चीज को पूरा डिटेल में समझेंगे होता क्या है, किसका क्या मतलब है। तो पहला हमारा हो जाता है प्रचालन से आय। प्रचालन मतलब ऑपरेशंस। तो ऑपरेशन से जो भी आपकी आमदनी हुई, क्या क्या लिखते हैं यहाँ पे, पर्टिकुलर्स मतलब यहाँ पर हम लोगों ने विवरण दे दिया। फिर हमारा क्या रहता है, नोट नंबर, ठीक है, जो भी ये संख्या है उसको लिख देते हैं। फिर फिगर एज एट द एंड ऑफ करंट रिपोर्टिंग पीरियड। तो मान लीजिए आपका यहाँ पर 31 मार्च 2021 की बात की जा रही है, तो उस समय पर क्या फिगर है वो लिखेंगे, उस समय पर जो भी संख्या आ रही है वो लिखेंगे। फिगर एज एट द एंड ऑफ प्रीवियस रिपोर्टिंग पीरियड, यहां पे क्या लिखते हैं, जो आपका पिछले वर्ष के अंत में, यानी कि इस साल का जो प्रीवियस, जैसे मान लीजिए इस साल आप कर रहे हो, तो मान लीजिए अगर आपका रिपोर्टिंग पीरियड यहां पर क्या हो रहा है, 31 मार्च 2021 की बात है, तो ये तो आपका करंट का हो गया। यहां पर क्या करते हैं, प्रीवियस रिपोर्टिंग पीरियड का जब एंड हुआ था ना, तो यानी कि यहां पर हम वो चीज लिखेंगे जो 31 मार्च 2020 की बात होगी। अगर यहां पर 2021 का लिख रहे हैं तो क्या हो जाता है, हमें दोनों जो वर्ष है, पिछले साल क्या था, अभी क्या स्थिति है, वो भी दिखना स्टार्ट हो जाता है। तो ये सारी चीजें लिखते चले आते हैं, यहाँ पे तो नंबर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, आइटम्स क्या क्या आते हैं, विषय वस्तु क्या क्या होती है उसको देखना स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा जाता है प्रचालन से आय। मुख्य रूप से इसमें विक्रय आता है, सेल्स आती है, क्या आते हैं, विक्रय, ठीक है, मुख्य रूप से। अच्छा, और क्या हो जाएगा, नॉर्मली हम लोग एक ऐसी किसी फैक्ट्री वगैरह की बात कर रहे हैं जो उत्पादन कर रहा है सीधे सीधे वस्तुओं का, उसके दृष्टिकोण से देखते हैं अभी के लिए, ठीक, जिससे हमें एक बार दिमाग में बैठ से सारी चीजें क्या आती हैं। फिर क्या जाता है, किसी अन्य तरह की इनकम हुई, मान लीजिए आपके ही व्यवसाय में प्रॉफिट हो रहा था, आपने प्रॉफिट ज्यादा हो गया, खर्चे उतने हैं नहीं, तो आपने वही पैसा कहीं पर दे दिया, किसी को क्या कर दिया, किसी को दे दिया, उससे आपको ब्याज मिल गया, तो जो अतिरिक्त इनकम हो गई, तो ये सारी चीज क्या हो जाती है, अदर इनकम आ जाती है। अब इन्हीं दोनों को जब हम लोग मिला देंगे तो हमारे क्या मिल जाएगा, कुल इनकम। तो ये वो इनकम है जो आपकी सीधे तौर पर आपके व्यवसाय से हो रही है, यही वो इनकम है जिसको आप लॉन्ग रन में समझ सकते हो, उसको देखते हुए कि व्यवसाय कैसा करेगा। क्योंकि अदर इनकम आपको जो है वो सीधा सीधा तौर पर लेना देना नहीं हो सकता। आपकी फैक्ट्री में कोई छोटा सा स्पेस था, आपने किसी को रेंट पर दे दिया, तो वो भी आपका मुख्य व्यवसाय से अर्निंग नहीं है, वो आपने क्या किया हुआ है, अलग से अभी के लिए दे दिया है। तो इस तरह की चीजों से भी इनकम हो सकती है। इन दोनों को जब मिला देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, टोटल रेवेन्यू मिल जाता है, कुल आय मिल जाती है। अच्छा, तो पहला जो इसमें सेक्शन आता है वो हमारे क्या हो जाता है, सबसे पहले हम लोग जब प्रॉफिट और लॉस की बात करते हैं स्टेटमेंट की, तो उस प्रारूप में सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, रेवेन्यू को देख रहे हैं। फिर क्या देखना स्टार्ट करते हैं, उसके बाद से सीधी बात है, पैसा देख लिया, आप खर्चे देखोगे तो खर्चे बहुत सारे हैं। इसी में पहला जो आपका खर्चा आ जाता है, वो जो सामान आपने बेचा है, उस सामान को खरीदने में, जब आपने रॉ मटेरियल बनाया ना, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई भी चीज आई है, धागा आया, अब धागे से आपने थान बनाया, क्या बनाया, थान जो भी है कपड़ा आपने इकट्ठा किया, तो जो धागा खरीदा था, फिर आपने रंग खरीदे थे, क्योंकि थान होता है उसके अलग अलग रंग हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें जो आपने खरीदी हुई है ना, रॉ मटेरियल, इसको खरीदने की जो भी खर्चा हो रहा है उसको हम क्या बोल देते हैं, कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम्ड। जिन चीजों का उपभोग किया गया उसकी सामग्री की लागत, तो वो आपको लगानी पड़ेगी। फिर क्या हो जाएगा इसी में, परचेजेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। तो आपके पास जो भी आप खरीद बेचने के लिए खरीद रहे हो, स्टॉक इन ट्रेड का मतलब क्या होगा, ट्रेड करो, ट्रेड मतलब क्या होता है, व्यापार, व्यापार का मतलब क्या होता है, खरीदा और बेचा, खरीदा और बेचा। तो खरीदने और बेचने के लिए जिस स्टॉक को आपने खरीदा है वो हो जाएगा, ठीक। अच्छा, अब यहां पर एक चीज समझिए, यहां पर क्या है, कंज्यूम, जो मटेरियल कंज्यूम हुआ है वो नॉर्मली होती है, दो तरह की इकाइयां होती है, एक होती है व्यावसायिक, एक होती है व्यापारिक। व्यवसायिक क्या होती है, वो बनाती हैं, व्यवसाय करे तो उन्होंने पहले बनाया, तो बनाने में उनको कच्चा माल चाहिए कि नहीं चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए कि नहीं चाहिए, तो उसकी लागत लग रही है, फिर बनकर के तैयार हो गया, इन्होंने बेच दिया। दूसरी तरह की इकाइयां होती है नॉर्मली, जैसे दुकान है, दुकान खुद से नहीं बनाती है, दुकान ने तो सामान खरीदा और बेचा, खरीदा और बेचा, तो वो व्यापार कर रही है। तो व्यापार में क्या हो रहा है कि आपने कुछ रॉ मटेरियल का ऐसा खर्चा नहीं है, वहां पर मेन जो खर्चा आ जाता है वो क्या रहता है, स्टॉक इन ट्रेड का, जो आपका व्यापारिक रहतिया है, जो सामान आप खरीद रहे हो उसका खर्चा जाता है। तो इसीलिए इसको हम लोग व्यापार वाले दृष्टिकोण से मेन खर्चा मान लेते हैं, ठीक। अच्छा, ऐसे ही इसमें क्या होता है, चेंजेस इन इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश्ड गुड्स, और साथ ही में इसमें वर्किंग कैपिटल आ जाता है, जो वर्क इन प्रोग्रेस है, और स्टॉक इन ट्रेड, ये एक ही पॉइंट है ये, ठीक। इसको अलग से लिखा हुआ है, ये पिछला पॉइंट ही कंटिन्यू करता है क्योंकि स्पेस कम हो रहा था। तो इसमें क्या समझिए, इसमें समझिए इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो भी आपका पास इन्वेंट्रीज है फिनिश्ड गुड की, फिनिश्ड गुड समझ रहे हैं, तो तैयार माल है। अब तैयार माल में क्या क्या चीजें हैं, अगर मान लीजिए आप फैक्ट्री में कुछ बना रहे थे और आपका बना बनाया रखा हुआ है, आपके पास थान ही बना रहे थे, तो आपके पास 100 थान आ गए, कितने आ गए, 100 थान तैयार हैं। लेकिन आपने जब वर्ष स्टार्ट किया था तब 100 थान हुआ करते थे, अभी आपने क्या देखा कि अब तो 200 थान है। कहां पर, जो फिनिश गुड में पड़े हुए हैं, जो आपके वेयर हाउस में पड़े हुए हैं मान लीजिए, तो यहां पर जो अंतर हुआ वो कितने का हो गया, 100 का। तो इससे संबंधित लागत आप जोड़ोगे कि नहीं जोड़ोगे। इसी तरह से वर्क इन प्रोग्रेस, कोई चीज आपके यहाँ पर बन रही है, कंप्लीट नहीं हो पाई, लेकिन उसके बनने में खर्चा तो होता ही जा रहा है। तो मान लीजिए पहले वो 20% कंप्लीट थी, ठीक है, अब वर्ष का जब अंत आप कर रहे हो उस टाइम पर वो
80% कंप्लीट हो गई। तो ये जो 60% की बढ़ोतरी हुई है, ये 60% में भी खर्चा तो हुआ है ना, उसको भी हम लोग यहाँ पर एक एक्सपेंस की तरह काउंट करेंगे अभी जब चेंज इन वर्क इन प्रोग्रेस की बात करेंगे। और स्टॉक इन ट्रेड का मतलब भी वही हुआ कि आपने जब मान लीजिए वर्ष स्टार्ट किया था तो यहाँ पर मान लीजिए आपके पास सब मिलाकर के आपकी दुकान पर 2 लाख रुपए का सामान था। कितने का था? 2 लाख का। अब आपने क्या किया, 2,10,000 का सामान इस बार पड़ा हुआ है वर्ष के अंतिम दिन, तो यहाँ पर भी 10,000 रुपए से क्या हो गया, एक और नया खर्चा बढ़ गया। तो ये जो चेंज है उसकी बात करोगे, है ना, क्योंकि अगर 2 लाख का पहले से ही था, 2,10,000 का पड़ा हुआ है, तो 10,000 का जो चेंज हुआ वही तो नया खर्चा हुआ इस टाइम पीरियड में। और प्रॉफिट और लॉस उसी टाइम पीरियड में निकाले जाते हैं, उसी वर्ष में निकालते हैं। तो ये सारी चीजें हो गई। ऐसे क्या है आपका एम्प्लॉय बेनिफिट्स, एम्प्लॉय को क्या क्या देते हो आप? सबसे पहले तो देते हो सैलरी, क्या देते हो? वेतन है, ठीक है। ऐसे ही फिर आपको मजदूरी दे दोगे उसको, उसी से संबंधित और चीजें आपने उसको सस्ते में रहने का दे दिया, तो वहां पर भी जो खर्चे हो रहे हैं। ऐसे इनको और पर्क्स भी मिलती हैं कभी कभी। ऐसी कभी कभी क्या होती है कि लोग अपनी छुट्टियों को परिवर्तित कर लेते हैं सैलरी में, मैंने छुट्टी नहीं ली, ठीक, तो उन सारी चीजों का भी आप क्या हो जाता है, एक तरह से एम्प्लॉय के ऊपर खर्चा हो रहा है तो उसको भी आप काउंट कर लेते हो। तो ये सारी चीजें यहाँ पे आ जाती है कर्मचारी हित व्यय, एम्प्लॉय बेनिफिट्स एक्सपेंस, ठीक है। तो ये जो भी है, फिर क्या हो जाता है आपकी, फिर आती है फाइनेंस कॉस्ट। तो अब एक बात समझिएगा, यहाँ पर भी एक चीज इंपॉर्टेंट है। अभी तक हम लोगों ने फाइनेंस कॉस्ट से पहले तक की जो बात की ना, वो सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको अपना बिजनेस चलाने के लिए खर्च करनी ही रहेंगी, है ना। अब आपने साथ में अगर लोन ले लिया है तो उस लोन पर जो आप ब्याज दे रहे होते हो ना, उसकी वजह से खर्चा हो रहा है। तो वो जो खर्चा है उस सिर्फ उसी को हम लोग फाइनेंस कॉस्ट में देखते हैं, और ये सीधे तौर पर आपकी ऑपरेशनल कॉस्ट नहीं है, आपके प्रचालन से सीधे तौर पर संबंधित नहीं है। जरूरी थोड़ी आप लोन लो, ये तो आप तब ले सकते हो जब आपको अपने प्रचालन के लिए सस्ते में पैसा मिल जा रहा है, तो आपने ले लिया, तो ये चीज हो गई। ऐसे क्या हुआ आपका, अब आता है डिप्रिसिएशन का और एमोर्टाइजेशन का। इसको ध्यान से समझिएगा, इसको ह्रास बोलते हैं और अपलेखन भी बोलते हैं। होता क्या है, आपके पास कोई फर्नीचर था, कितने का, 10,000 रुपए का। आपने ये सोचा कि ये 5 साल चलेगा, तो इसलिए हम ये मान लेते हैं कि हर साल 2,000 का हमने खर्चा किया किस पे, आपके फर्नीचर पर। कितने के बार, 2,000 का 5 साल के लिए। तो वो जो 2,000 रुपए आप लिख रहे हो ना, वो ये मान लो कि 1 साल के बाद से जो हमारा फर्नीचर 10,000 का था वो 8,000 का रह गया, फिर 6,000 का ही रह गया, फिर 4,000 का रह गया, फिर 2,000 का रह गया, और फिर 5वें साल में फर्नीचर हमारा खत्म हो गया। ऐसे मानते हैं। तो वो मान क्यों रहते हैं, एक तरह की अकाउंटिंग प्रैक्टिस रहती है, जिससे कि हम उस खर्चे को अलग अलग टाइम पीरियड में देख पाए, क्योंकि उसका फायदा बहुत सारे टाइम पीरियड में मिल रहा है, और हम लोग तो सिर्फ एक ही साल को आमतौर पर जब अकाउंटिंग पीरियड मानते हैं तो मान करके चल रहे होते हैं। तो ऐसी चीज हो जाती है। अब इसमें ये जो ह्रास हो रहा है ना, 2,000 रुपए से घट रही है, इसी को डिप्रिसिएशन बोल देते हैं। अब एमोर्टाइजेशन क्या होता है, एमोर्टाइजेशन होता है अपलेखन। 2 तरह में हम लगाते हैं एमोर्टाइजेशन। एक तो होता है हमारे लोन्स में जो आपने उधार ले रखा है, दूसरा होता है इनटेंजिबल एसेट्स में। किसमें होता है, इनटेंजिबल एसेट्स। जो डेप्रिसिएशन है ना, वो हमारा टेंजिबल एसेट्स में होता है। टेंजिबल मतलब जिसको आप छू सकते हो, जैसे मैंने फर्नीचर का बताया। लेकिन मान लीजिए उसकी जगह आपने क्या कर रखा है, कोई कॉपीराइट ले रखा है, ठीक, या फिर आपने कोई भी ऐसी चीज कर रखी है जिसको कॉपीराइट को आप छू नहीं सकते हो, किसी और की गुडविल आपने ले रखी है। गुडविल कैसे ले सकते हो, आप कई बार अपने प्रोडक्ट को किसी दूसरों के ब्रांड के नाम से बेचते होते हो, उसकी परमिशन लेकर के। तो ऐसे में क्या हो जाता है, आपको उस इंसान की गुडविल मिल रही होती है, या उस कंपनी की या दूसरा ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल मिल रही होती है। तो इनमें भी आप क्या करते हो, वैल्यू धीरे धीरे कम करते चले आते हो। कैसे कम करते चले आते हो, जैसे मान लीजिए लोन आपने रखा है कितने का, 1 लाख का, ठीक है, और मान लीजिए आपका जो लोन है वो 5% उस पर आपको ब्याज देना है प्रति वर्ष। तो आप क्या करोगे, 5,000 का तो ब्याज दोगे, लेकिन अगर आप सिर्फ 5,000 का ब्याज देते रहोगे तो 1 लाख तो हमेशा बचा रहेगा। तो आप करते क्या हो, आप 5,000 के साथ साथ कुछ और हिस्सा भी देते हो। मान लीजिए आपने 10,000 और दिया, तो ये जो 10,000 है वो क्या कर रहा होता है, ये वास्तव में जो लोन का वास्तविक अमाउंट था वो भी कम करता चला था। तो 5,000 तो आपने ब्याज दे दिया, अब जो 10,000 आपने दिया उसने क्या किया, उसने उस मूल जो आपको वापस करना था वो कम कर दिया। तो होता क्या है कि कुछ टाइम पीरियड के बाद, जैसे ईएमआई होती है ना यार, सीधी सी बात समझो, मोटरसाइकिल खरीदते हो आपकी नहीं खरीदते हो, तो बाइक जब आपने खरीदी है तो बाइक की कई बार लोग ईएमआई चुका रहे होते हैं। तो ईएमआई में एक इंटरेस्ट का कंपोनेंट भी होता है और एक जो मूलधन आपको वापस करना था वो भी होता है। तो उन दोनों की वजह से क्या हो जाता है, जो मूलधन आपको वास्तव में चुकाना है वो क्या हो जाता है, कम होता चला जाता है। नहीं तो आप सिर्फ ब्याज दोगे तो मूलधन तो पूरा का पूरा बाकी रह जाएगा। तो आप करते क्या हो, आप मूलधन के साथ साथ मूलधन का भी कुछ हिस्सा चुका रहे होते हो। तो इस वजह से आपका जो लोन है वो 1 लाख की जगह थोड़ी देर में 90,000 हो जाएगा, फिर हो सकता है कि 88,000 या 81,000, जो भी है, किस तरह से आप घटा रहे हो उस पर डिपेंड करेगा, तो वो कम होता चला जाएगा। तो इसी का एक अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनता है। तो ये भी क्या हो जाता है, एक तरह से आप इनको व्यय की तरह ट्रीट कर रहे हो, तो सीधे तौर पर उस तरह के व्यय होते नहीं है। ये पैसा आप नहीं देते डिप्रिसिएशन में, आपका फर्नीचर की 2,000 रुपए कीमत कम हो गई आप मान लेते हो, क्योंकि 5 साल चलेगा, वहां पर कोई डायरेक्ट आपका कैश में एक्सपेंस नहीं है। बात समझ आ रही है। तो ये हमारा हो जाता है क्या, डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। इसी को बोल देते हैं हम लोग ह्रास और अपलेखन। फिर क्या हुआ, इसको छोड़ करके जो अन्य व्यय हो गए,
ठीक है, वो आपने लिखे। अब समझ लीजिए आपको क्या मिल जाएगा, कुल व्यय मिल जाएगा, टोटल आपके एक्सपेंसेस आ गए। तो टोटल आपकी इनकम पहले आ चुकी थी, देखिए टोटल इनकम आ चुकी थी कि नहीं आ चुकी थी, यहां पर आपकी आ चुकी थी टोटल रेवेन्यू कुल आया, ठीक। इनकम की जगह हम लोग यहाँ पे रेवेन्यू बोलेंगे कि आपने बेचा और बाकी चीजों से पैसे लेकर के आए हो, तो ये आपका आ गया। अभी क्या किया आपने, इसी के बाद में एक्सपेंसेस आपने सारे जोड़ लिए, तो सब आपके एक्सपेंसेस आ गए। अब आप टोटल रेवेन्यू से टोटल एक्सपेंसेस घटा दोगे तो क्या मिलेगा आपको, बताइए, सीधी सी बात है, ये आपकी टोटल यहां पर एक्सपेंसेस आ गए। अब प्रॉफिट आ गया आपका, मान के ये चल रहे हैं कि हमारा रेवेन्यू ज्यादा था, जो आगम था वो ज्यादा था, मान लेते हैं, ठीक है, नहीं होगा तो लॉस हो जाएगा, लेकिन अभी हम लोग रेवेन्यू मान करके प्रॉफिट को मान करके चलते हैं, क्योंकि अभी हम लोग टैक्स देंगे। अगर प्रॉफिट नहीं होता, लॉस होता, तो फिर टैक्स नहीं उस पर बनता है, क्योंकि प्रॉफिट का ही एक हिस्सा आप टैक्स में दे रहे होते हो। तो अभी हम लोग प्रॉफिट मान करके चलते हैं, तो क्या होगा, प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स एंड टैक्स। इसका क्या मतलब हुआ, आपने अभी तक जो भी काम किया वो सारी चीजें लगभग हो रही होती। नॉर्मली लोग लोन भी लेते हैं, इसलिए फाइनेंस कॉस्ट भी आपने जोड़ ली, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आपको कुछ अजीबोगरीब फायदा हो जाता है, या कोई अजीबोगरीब ऐसी एक्टिविटी हुई जो आमतौर पर बिजनेस से संबंधित नहीं है, लेकिन वो हो गई। जैसे मान लीजिए आपका बिजनेस चल रहा था, वहां पर ही कुछ बहुत ही पुरानी कोई मशीन हो गई थी, वो पड़ी हुई थी, जिसको आप मानते थे ये तो बेकार हो गई है, लेकिन कोई म्यूजियम वाले लोग पहुंच गए कि आपके यहाँ तो ये 100 साल पुरानी मशीन है, इसको हम अपने म्यूजियम में रख सकते हैं, और वो उसके लिए अच्छा पैसा देने को तैयार हो गए। क्या हो गया, अच्छा पैसा देने को तैयार हो गया। तो आपको क्या होगा, वो एक ऐसा फायदा है जो आमतौर पर प्रचालन से नहीं हो रहा, ऑपरेशन से नहीं हो रहा, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हुआ। तो उस तरह की चीजों को हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, अभी तक इंक्लूड नहीं किया गया, इसलिए ये प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स एंड टैक्स। ना आपने टैक्स दिया तो अपवादिक और असाधारण मदों और कर से पूर्व जो आपको लाभ हुआ वो आपका निकल करके आ गया, जब आपने टोटल रेवेन्यू और टोटल एक्सपेंसेस इस तरह से घटा दिया। अच्छा, अब इसी में क्या होगा, एक्सेप्शनल मदें जो भी हैं, जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया, फिर आप उनको लिख लेते हो, ठीक है। अच्छा, कि क्या क्या चीजें हुई, फिर आपको क्या हुआ, प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स एंड टैक्स जो आपने किया हुआ था ना, इसी में देखिए यहां पर आप लेकर के आए थे, इसी में क्या हुआ, असाधारण मदों और कर से पूर्व जो लाभ है उसको भी आपने इधर भी लेकर के आए। फिर आप क्या करोगे, वो उसको भी आप इंक्लूड कर लोगे, तो असाधारण मद नहीं रह जाएगी, क्योंकि असाधारण मदों को भी आपने क्या कर लिया, इंक्लूड कर लिया है। तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम जो आपने लिखे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया यहाँ पर, यही चीज है। और उसमें वो एक एंट्री एक बार रिपीट हो गई है, बस इतनी सी बात है कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स को भी जब आपने इंक्लूड कर लिया तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स ही रह गया, सिर्फ कर से पूर्व लाभ रह गया, ना कि असाधारण मदों से पूर्व, क्योंकि उसको भी आपने क्या कर लिया, इंक्लूड कर लिया। अच्छा, अब आपने टैक्स देना है, ठीक, क्या टैक्स से पहले का प्रॉफिट आ गया, मान लीजिए जो भी प्रॉफिट आपका बना कि हमारा 15,000 का प्रॉफिट हुआ, और अगर आपको कॉर्पोरेशन प्रॉफिट हो रहा है इतने का, तो आप इसके ऊपर क्या दोगे, टैक्स दोगे। तो टैक्स क्या दोगे, 15,000 का, मान लीजिए 10% का टैक्स हो या 20% का मान लोगे तो 3,000 रुपए आपका टैक्स मिल जाएगा। लेकिन एक और चीज होती है जो हम लोगों ने पहले पढ़ी थी, उसको हम लोग क्या बोलते थे, डिफर्ड टैक्स, ठीक है। डिफर्ड टैक्स में क्या होता था, जो आपको पहले देना था आपने दिया नहीं अभी तक, तो वाला टैक्स भी आप चुका देते हो। मान लीजिए आपका पहले से 1,000 बकाया है, तो आप वो भी दे दोगे। तो क्या क्या आ जाता है, टैक्स एक्सपेंसेस में एक तो करंट एक्सपेंस आ गया, और आपको जो डिफर्ड टैक्स था, आस्थगित कर था, वो भी आ गया। इन दोनों को मिलाकर के आपका टैक्स का खर्चा हो गया। इनको जब घटा दोगे तब क्या बचेगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, PAT बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक। अच्छा, देखिए प्रॉफिट फॉर द पीरियड फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस, जो भी आपने प्रचालन किए हुए थे उससे आपका जो लाभ और हानि है वो निकल करके आ गया। अब इसी में प्रॉफिट फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस, ठीक, ये सारी चीजें जो है ना, ये अभी हमारे लिए इस तरह से इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए इसको स्किप भी कर सकते हैं। नॉर्मली हमारे क्या जाता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया, उसको हम लोग देख लेते हैं। फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को ही हम लोग क्या कर देते हैं, जो हमें कर देने के बाद प्रॉफिट मिला हुआ है उसको हम लोग नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करके देखते हैं, तो हमें अर्निंग्स पर शेयर मिलता है, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं शॉर्ट में, अर्निंग्स पर शेयर, यानी कि प्रत्येक समता अंश पर आपको कितने का फायदा हुआ। ये चीज इंपॉर्टेंट है, जब हम लोग फाइनेंशियल रेशियोज की बात करेंगे तो वहां पर सारी चीजें आएंगी। टैक्स एक्सपेंस ऑफ डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस है, ये सारी चीजें है ना। जब हम लोग डिसकंटिन्यूएशन वाली बात करेंगे तो इसको बता दूंगा, यहाँ पर सीधे तौर पर ये उतना इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं रहेगा, ठीक। अभी के लिए एग्जाम्स में भी इस पर हम लोग क्वेश्चंस नॉर्मली लेकर के नहीं चलते हैं, जो प्रारूप है क्योंकि उसमें आ रहे हैं, इसलिए हम लोग प्रारूप डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए आपको सारी चीजें बता दे रहा हूँ। फिर प्रॉफिट फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस जो हुए, अब ये वही है कि डिसकंटिन्यू करने से जब चीजें आ रही है उन सारी चीजों की बात है, तो इसको हम लोग छोड़ सकते हैं। कुल मिलाकर के क्या हुआ, प्रॉफिट हमारा हो गया फॉर द पीरियड जो आपको पहले निकल करके आया था। देखिए यही आपका आया था पहले भी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स हुआ था, फिर आपने टैक्सेस दे दिए थे, तो आपका क्या गया था, प्रॉफिट फॉर द पीरियड। तो जो भी आपने ऑपरेशंस कंटिन्यू करने के बाद प्रॉफिट निकाला था वो आ गया। अब इसी में डिसकंटिन्यूइंग से अगर चीजें आ रही हो आपने उसको भी जोड़ लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, टोटल प्रॉफिट मिल जाएगा। लेकिन डिसकंटिन्यूएशन वाले की बात नहीं है, हमारे यहीं पर चीज आ गई, यहीं पर हमारे क्या होगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हम लोग लगभग पहुंच गया।
PAT इसको बोल देते हैं। अब क्या हुआ, इसी में देखिए आपका यहां पर भी वही आ गया कि कुल मिलाकर के जो प्रॉफिट हो रहा है वो आपको निकाल लिया। अब क्या करना होता है, ये जब निकल कर क्या, प्रॉफिट फॉर द पीरियड, अवधि के लिए जो आपको लाभ और हानि हुआ है, इसी को आप क्या कर देते हो, मान लीजिए आपको कुल मिलाकर के प्रॉफिट हुआ है कितने का, 1 लाख रुपए का, ठीक, और आपने कुल मिलाकर के 20,000 शेयर इश्यू कर रखे हैं, सबके मिलाकर के शेयर्स कितने, 20,000, तो आप 1 लाख को जब 20,000 से बांट दोगे तो क्या हो जाएगा, लाभ जो आपको हुआ है उसमें आपने शेयर से भाग दे दिया, तो हर एक शेयर पर कितना फायदा हुआ ये आपको समझ में आ जाएगा। तो यहां से निकल करके आ जाएगा 5, और ये 5 है, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, EPS, अर्निंग पर शेयर। अब ये भी दो तरह से आप देख सकते हो, एक होता है आपका सीधा सीधा जो है, दूसरा आपका कर देते हो डाइल्यूट कर देते हो। डाइल्यूट मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ शेयर्स आपने बढ़ा करके काउंट किया हुआ है, जैसे 10,000 ये 1 लाख है, अब 1 लाख में 20,000 से आप भाग दे रहे हो तो आपको सीधा 5 मिल रहा है। लेकिन अगर आपने बोला होता कि नहीं नंबर ऑफ शेयर्स को बढ़ा दे रहे हैं, तो आप क्यों बढ़ा दे रहे हो, कैसे बढ़ा दे रहे हो, वो चीजें अलग हो जाएंगी। मान लीजिए नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गए तो 20,000 की जगह 40,000 हो जाते तो फिर आपका 2.5 रुपए का प्रॉफिट बनता। तो क्या हो जाता है कि डाइल्यूट होने के टाइम पर जो प्रॉफिट है, डाइल्यूशन के टर्म्स में देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो क्या हो जाता है, एक तो बेसिक सीधा सीधा आपका हो गया था जो 5 रुपए के हिसाब से था, नहीं तो आपने डाइल्यूट कर दिया, डाइल्यूट मतलब तनुकृत कर दिया, तो क्या हो जाएगा, आपका प्रॉफिट कम हो जा रहा होता है पर शेयर की जब आप बात करते हो। तो हम लोगों ने ये सारी चीजें देखनी, इसी से क्या हो जाएगा, अपने को आइडिया लगेगा कि कैसे इनकम स्टेटमेंट्स में जो जो आइटम्स होते हैं वो कैसे बनते हैं, क्या चीजें किस ऑर्डर में आ रही होती हैं। मैं इसको फटाफट आपको एक बार रिवाइज करके जल्दी से बता देता हूं कि कौन कौन सी चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे कि आप जब बना रहे होगे तो आपको ये सारी चीजें याद रहेंगी। तो देखिए, सबसे पहले आपका रेवेन्यू आ रहा है, रेवेन्यू में ऑपरेशन से फिर अलग तरह से आ गया, फिर आपकी टोटल इनकम हो गई, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद से एक्सपेंसेस यानी कि जो भी व्यय है, इसमें भी आप प्रचालन से संबंधित पहले व्यय देख रहे होते हो, जो मटेरियल कंज्यूम किया गया, फिर परचेस किया आपने स्टॉक इन ट्रेड, फिर आपने इन्वेंट्रीज चेंज किया किस किस में, फिनिश्ड गुड का हुआ, ट्रेड इन जो स्टॉक इन ट्रेड है उसका हुआ, और वर्क इन प्रोग्रेस, इन सारी तीनों चीजों का जिसको हम लोग बोलते हैं रहतिये में अंतर हो गया। पहले से जो था इन्वेंट्री वो बदल गई है, तो अगर इन्वेंट्री बढ़ गई है तो आप क्या करोगे, उस परिवर्तन को भी एक कॉस्ट हुई ना, और अगर इन्वेंट्री कम हो जाए तो वास्तव में कॉस्ट नहीं हुई, वो एक तरह से क्या हो गया, पहले आपके पास दुकान में आपके पास 2 लाख रुपए का सामान था, अब 1,90,000 का ही सामान रह गया है, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने 10,000 रुपए का सामान और ज्यादा बेच दिया है, तो यहाँ पर वो खर्चा ना होकर के उल्टा हो जाएगा यहाँ पर कि आपने 10,000 रुपए का सामान, सेल्स आपकी बढ़ जाएंगे लेकिन वो एक्सपेंस यहाँ पर नहीं बढ़ेगा, ठीक। अच्छा, एम्प्लॉय को आपने जो जो बेनिफिट्स दे दिए वो हो गया, फिर आपकी फाइनेंशियल कॉस्ट हो गई। तो ये सारे निकालने के बाद से क्या हो जाएगा, आप डिप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन वो भी मैंने आपको ठीक से एक्सप्लेन कर दिया था, फिर आपका टोटल यहाँ पर एक्सपेंसेस आ जाएंगे, ठीक है। अदर एक्सपेंसेस को घटाने के बाद से टोटल एक्सपेंसेस आ गए, और जब आप इसको इससे घटा देते हो तो आपको एक तरह से प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस मिल जाता है। और साथ ही क्योंकि अभी तक आपने क्या किया हुआ है, आपने कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को नहीं जोड़ा हुआ है, इसलिए उससे पहले का भी हमारा प्रॉफिट मिल जाता है। फिर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को जब इंक्लूड कर लेते हो तो क्या हो जाता है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मदों के बाद से आपको मिल जाता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मदे जो यानी कि एक्सेप्शन आइटम से आपने उसको इंक्लूड कर लिया, और प्रॉफिट बिफोर टैक्स को ही अगर आप शेयर से बांट देते हो नॉर्मली, तो यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी तक कंटिन्यूइंग जो भी हमारा ऑपरेशन है उससे देखा हुआ है। डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस वाले जो एलिमेंट्स वो हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं रहते, फिर इसी को हम नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर देते तो हमें मिल जाता है अर्निंग्स पर शेयर। उम्मीद है आपको सारी चीजें ठीक से समझ में आई होंगी। इसी को हम लोग आगे अपने अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, जिससे कि जो भी अभी एलिमेंट्स बाकी है वो पूरा समझना स्टार्ट हो जाएंगे, फिर हमारा पूरा जो ग्रास्प सब्जेक्ट की वो काफी स्ट्रांग हो जाएगी। और ये फाइनेंशियल एनालिसिस है, ये करते ही हम तब हमने अकाउंटिंग का पूरा काम कर लिया। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, और कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। मिलते हैं। इस वीडियो के प्रायोजक हैं आप, और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करना चाहते हैं तो पैट्रियन पर जाकर या फिर स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन कर अपना योगदान जरूर दें।